ओके फ्रेंड्स, तो हमने देखा कि किस प्रकार ऑस्मोसिस के थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो व्हाट इज द ऑस्मोसिस हमने देखा, और ऑस्मोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, तो जैसा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज्म हम देख रहे हैं। ठीक है, तो ऑस्मोसिस के थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उससे क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ऑस्मोसिस का सिग्निफिकेंस है absorption of water through roots of plants, ठीक है। तो प्लांट्स की जो रूट होती हैं वह सिर्फ और सिर्फ ऑस्मोसिस की वजह से ही जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है वह कर पाती है। ठीक है, ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो की ग्रोथ है वह सिर्फ और सिर्फ ऑस्मोसिस की वजह से ही हो पाती है, क्योंकि वाटर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सेल का, क्योंकि वह साइटोप्लाज्म बनाता है। ठीक है, तो सेल डिवीजन यदि हो रहा है तो सेल को वाटर लगेगा ही, तो वह वाटर किसके द्वारा मिल पाएगा एम्ब्रियो को, सिर्फ और सिर्फ ऑस्मोसिस की वजह से। ठीक है, इसी प्रकार स्टोमेटा के थ्रू मूवमेंट जो होता है वाटर, ठीक है, जो स्टोमेटा मैंने बताया था कि लीव्स में क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, और उन पोर्स को कहते हैं स्टोमेटा। इन स्टोमेटा से जो है वाटर क्या किया जाता है, वाटर बाहर जो है इवेपोरेट होता है। ठीक है, लाइक दिस इज अ लीफ। ठीक है, इसमें बहुत स्मॉल पोर्स होते हैं, वेरी स्मॉल पोर्स, लेकिन लाइट माइक्रोस्कोप में आप उन्हें इजीली देख सकते हैं। ठीक है, स्पेशली यदि आप देखना चाहते हैं ना, तो पान लीव्स जो होती हैं उनके स्टोमेटा दे आर वेरी इजीली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप, तो यू कैन जस्ट वॉच इन दैट। ठीक है, तो ये जो स्टोमेटा होते हैं, अब लीव्स में फोटोसिंथेसिस के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है द रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और कुछ वाटर भी फॉर्म होता है, तो एक्सेस ऑफ वाटर जो है उसकी जरूरत है उसे बाहर निकाल दिया जाए। तो एक्सेस ऑफ वाटर जो है वो किस प्रकार बाहर निकाला जाता है, इवोपरेशन के फॉर्म में, और इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपायरेशन। यह जो ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस होती है, इसी की वजह से जो प्लांट की रूट्स होती हैं, ठीक है, उनमें एक फोर्स अप्लाई होता है जिसे ट्रांसपायरेशन पुल कहते हैं, और उसकी वजह से जो वाटर है वह एब्जॉर्ब हो पाता है। ठीक है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इस पूरी प्रोसेस में ऑस्मोसिस प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। ठीक है, सो ट्रांसपायरेशन जो इवोपरेशन होता है, जो लीव्स के स्टोमेटा के थ्रू वाटर को इवोपरेट कर दिया जाता है उसे कहते हैं ट्रांसपायरेशन। इसकी वजह से जो एक फोर्स क्रिएट होता है अपवर्डली उसे ट्रांसपायरेशन पुल कहते हैं, और उस पुल की वजह से ही जो रूट्स होती हैं उसमें से वाटर एब्जॉर्ब हो पाता है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो स्टोमेटा में के थ्रू जो मूवमेंट होता है वाटर का, दैट इज ट्रांसपायरेशन पुल, उसमें ऑस्मोसिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। देन ठीक है, opening and closing of stomata, ठीक है, comes under this only, and movements of leaf, in touch me not plant। ठीक है, टच मी नॉट प्लांट आप सभी को पता होगा, जिसे हिंदी में हम छुई मुई का पौधा कहते हैं। उसमें जब आप पत्तियों को हाथ लगाते हैं तो वो क्लोज हो जाती हैं। तो यह जो लीफ का मूवमेंट होता है टच मी नॉट प्लांट में, वो भी ऑस्मोसिस की वजह से होता है। जब उसे हम टच करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि कुछ हार्मोन्स की वजह से, कुछ सेंसेस की वजह से वहाँ पर क्या होता है, मूवमेंट होता है वाटर का, और उसकी वजह से ही जो लीव्स हैं वो बंद और खुल सकती हैं। तो यह जो मूवमेंट है उसमें भी ऑस्मोसिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है,
तो ये हमने पढ़ा ऑस्मोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारा इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी में भी, ठीक है। हमारी बॉडी में भी जब वाटर एब्जॉर्प्शन होता है थ्रू द किडनी, थ्रू द इंटेस्टाइन, सो एट दैट टाइम ऑल्सो ऑस्मोसिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स हैपनिंग इन आवर बॉडी इन द ऑर्गेनिजम्स, सो ऑस्मोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन कम्स द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये जो हम मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो परमेबिलिटी होती है या ट्रांसपोर्टेशन होता है उसकी, तो द नेक्स्ट कम्स द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट को एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्यों कहते हैं? अब हमने देखा कि दो चीजें हैं, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, दे कम्स अंडर द पैसिव ट्रांसपोर्ट। Why they comes under the passive transport? Because वहाँ पर यह जो processes हैं they are happening on their own. यहाँ पे हमें कोई force apply नहीं करना पड़ रहा, हमें कोई mechanical force apply नहीं करना पड़ रहा है, हमें कुछ जो वहाँ पर biochemical कुछ force नहीं है, तो यह जो processes हैं they are happening on their own, ठीक है। Like from the higher in gradient कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं, चाहे वो किसी सॉल्वेंट के हों या वो वाटर के हों, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो दोनों प्रोसेस हैं ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, दे आर पैसिव ट्रांसपोर्ट, दे आर मोड ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसमें कुछ एक्शन नहीं लेना पड़ रहा है, अपने आप हो रही है वो, ठीक है। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में द मॉलिक्यूल्स any substance moves against the concentration gradient। समझ रहे हैं आप बात, कि किसी भी सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वह कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूव कर रहे हैं, जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा था कि हमेशा हायर से लोअर की तरफ जा रहे थे। लेकिन यदि हमें लोअर से हायर की तरफ मूव करना हो तो उसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, एंड इट नीड्स एटीपीज, और इसे एनर्जी की आवश्यकता होती है। ऐसे ट्रांसपोर्टेशन में एटीपी लगते हैं और एनर्जी लगती है, इसीलिए इसे कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज इक्वली इंपॉर्टेंट in our body, in human body and other organism, but especially in human organisms, human beings, इसका इंपॉर्टेंस कहाँ पर है? जब ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन होता है फ्रॉम आवर इंटेस्टाइन, तो क्या होता है, इंटेस्टाइन्स की जो सेल होती हैं, अंदर की लेयर होती हैं, उनसे ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन, हम जो फूड खाते हैं उसका डाइजेशन होता है और उसे सिंपलर मॉलिक्यूल्स में, सिंपल सब्सटेंसेस में, ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, अमोनो एसिड्स में ब्रेक डाउन कर दिया जाता है और फिर उसका लास्टली इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्प्शन होता है, स्पेशली स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा। जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उससे स्पेशली वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन होता है। और यह क्यों एक्टिव ट्रांसपोर्ट है? क्योंकि जो आप सोचिए, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होगी, ठीक है, यहां से लेयर होती है इनसाइड और उसके थ्रू ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होता है। तो इनिशियली जब यहां पर क्या होता है कि सेल्स होती हैं इंटेस्टाइन की और यहां पे ब्लड सप्लाई होती है, जो इंटेस्टाइन है वहां पे ब्लड सप्लाई है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि जब ग्लूकोज, ठीक है, जब ग्लूकोज जो है यहाँ पर फूड, डाइजेस्टेड फूड मौजूद है, उसमें ग्लूकोज का कंटेंट है। जब इनिशियली ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होगा तो वह किसके द्वारा होगा? डिफ्यूजन के द्वारा, क्योंकि यहाँ उस वक्त बहुत हाई कंटेंट नहीं है ग्लूकोज का ब्लड में। तो इनिशियली जो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट है वह डिफ्यूजन के द्वारा होगा। लेकिन जब यहाँ पर इंटेस्टाइन की लेयर्स में जब ग्लूकोज का जो
कंटेंट है वह ज़्यादा होगा, लेकिन फिर भी हमें चूंकि फूड में से ग्लूकोज एब्जॉर्ब करना है तो इट विल नीड एटीपीज। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर फिर ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन किसके अगेंस्ट कर रहे हैं? अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, ऑलरेडी ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन वहाँ हाई है, फिर भी वह ट्रांसपोर्ट करना जरूरी है बिकॉज वी नीड ग्लूकोज, और इसलिए इट नीड्स एटीपी। इसी प्रकार वाटर का एब्जॉर्प्शन जो है थ्रू किडनी, जो किडनीज होती हैं उनसे जो वाटर ट्रांसपोर्ट वाटर जो एब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी है हमें वाटर की बहुत आवश्यकता है, सभी ऑर्गेनिजम्स को वाटर बहुत ज़रूरी है, और थ्रू द बॉडी वी कैन नॉट अफोर्ड द लॉस ऑफ मच ऑफ द वाटर। इसीलिए किडनी से जो है वाटर बहुत ज़्यादा लॉस ना हो इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, इसके लिए क्या होता है, ड्यूरिंग द फिल्ट्रेशन फ्रॉम किडनी जो वाटर है वह रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो यह जो रीएब्जॉर्प्शन है उसमें भी यही होता है, इनिशियली डिफ्यूजन के द्वारा बहुत सारा वाटर जो है एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, लेकिन जब अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन एब्जॉर्प्शन करना पड़ता है तो इट नीड्स एनर्जी, और एट दैट टाइम यह ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो समझ में आया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, नाउ वी विल सी वन मोर टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड दैट इज एंडोसाइटोसिस। So what is endocytosis? Endocytosis is actually taking of any food material or any substance through the plasma membrane inside the cell. ठीक है, और it needs the flexibility of plasma membrane. ठीक है, endocytosis is intake of food molecules or any other substance through the plasma membrane inside the cell is called as endocytosis. ठीक है, तो इसमें जो due to the flexibility of plasma membrane, इस प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जरूरी है कि जो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वह काफी फ्लैक्सिबल हो, और यह किस केस में हो सकता है? जैसे कि हमने बताया था अमीबा, जैसे कि हमने देखा था WBCs ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, तो यह जो सेल्स होती हैं उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर वेरी फ्लैक्सिबल, दे कैन चेंज देयर साइज, ठीक है, एंड शेप। सो in that case only endocytosis can occur. ठीक है, तो अमीबा में हम एक एग्जाम्पल देखते हैं बना के। ठीक है, यह अमीबा है, इसका कोई एक पर्टिकुलर शेप नहीं होता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यदि उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर कोई फूड मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो वह क्या करता है, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मदद से उस फूड मॉलिक्यूल्स के चारों तरफ एक वैक्यूल फॉर्म कर लेता है। ठीक है, इस प्रकार, और फिर उस वैक्यूल को अंदर ले लेता है और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फिर से जो है जुड़ जाती है। ठीक है, देखिए न्यूक्लियस, ठीक है, यह देखिए एक वैक्यूल फॉर्म हो गई अंदर, और यह है फूड। तो यह एक वैक्यूल फॉर्म कर लेता है फूड मॉलिक्यूल्स की या किसी और सब्सटेंस की जिसकी कि सेल को जरूरत हो। तो फिर क्या किया उसने, अंदर वैक्यूल फॉर्म कर ली, और जब अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे उसके द्वारा इसे डाइजेस्ट कर लिया जाएगा, फूड को डाइजेस्ट कर लिया जाएगा, और इस प्रकार उसे अपना एनर्जी मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है किसी फूड मॉलिक्यूल्स को अंदर की तरफ लेती है बाय फॉर्मिंग एनी वैक्यूल्स एंड वैक्यूल्स। ठीक है, तो
यह प्रोसेस कहलाती है एंडोसाइटोसिस। इसी तरह जो हमारी बॉडी में WBCs होती हैं वह क्या करती हैं, कोई फॉरेन पार्टिकल यदि बॉडी में आ गया, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई एलर्जिक सब्सटेंस, ठीक है, जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है, या कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस, ये सभी क्या है हमारी बॉडी के लिए एंटीजेंस है। दे आर अवर दे आर अवर एनिमीज एंड दे आर अवर अटैकर्स, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, उन्हें फॉरेन बॉडीज भी कहा जाता है। तो WBCs क्या करती हैं, इसी प्रकार यदि कोई फॉरेन जो है बॉडी है हमारी बॉडी के अंदर, तो वह इस प्रोसेस के द्वारा उसे एनगल्फ कर लेती है, खा लेती है और फिर उसे डाइजेस्ट कर देती है from the digestive enzyme inside the cell, ठीक है, with the help of digestive enzymes in the cell। तो उस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस या फेगोसाइटोसिस भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो यह हमारी WBCs और अमीबा इसमें होती है और इसे कहते हैं एंडोसाइटोसिस, ठीक है। तो इस प्रकार हमने सभी मैकेनिज्म देख ली है जो कि ट्रांसपोर्टेशन में काम आती है थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। सो अब देखते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक।